अच्छा स्टूडेंट्स, हम लोग 3 चैप्टर्स जो है वो कवर कर चुके हैं एमसीक्यूज के। अब जो है हम 4th वन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स? आप लोग मुझे आंसर साथ साथ जल्दी करेंगे, ठीक है? देखिए एमसीक्यूज नंबर 1 में हमें क्या कहा जा रहा है? हमें कहा जा रहा है अकॉर्डिंग टू ग्राम्स ऑफ डिफ्यूजन द रेशियो ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर रिस्पेक्टिवली। आपसे पूछा जा रहा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या होगा, उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, ठीक है? अच्छा, इसका हमारे पास एक फॉर्मूला होता है और वो फॉर्मूला होता है R1 R2। R जो है वो रिप्रेजेंट करता है हमारे पास रेट ऑफ डिफ्यूजन को। किसके इक्वल होता है? M2 अपॉन M1। बेटा M2 आपके पास मॉलिक्यूलर मास है, दूसरी जो गैस है उसका, जैसे कि फर्स्ट गैस आपके पास हाइड्रोजन है और दूसरी जो है वो ऑक्सीजन है, ठीक है? आपने इनके मॉलिक्यूलर जो वेट है उनको पुट करना है इसका ना। जैसे कि अगर आप देखें आपके पास O2 गिवन है, ऑक्सीजन का जस्ट O गिवन नहीं है, आपको O2 गिवन है, तो एक ऑक्सीजन का होता है 16 एटॉमिक मास हमारे पास, ठीक है? 2 का हमारे पास क्या मॉलिक्यूलर मास होगा? 32। क्लियर? अच्छा, हाइड्रोजन 2 गिवन है हमें, हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा, ठीक है? 2 1 2, 2 1 2 एंड 2 6 12, ये आपके पास हो गया 16 1। अगर आप स्क्वायर रूट को अलग कर लें तो आपके पास हो जाएगा 16 अपॉन स्क्वायर रूट 1। आपको पता है स्क्वायर रूट के अंदर अगर 1 हो तो वो 1 के ही इक्वल होता है, तो ये आपके पास हो जाएगा। और स्क्वायर रूट ऑफ 16 जो होता है वो आपके पास क्या होता है? 4 स्क्वायर, और आपके पास इसका आंसर आ जाता है 4, ठीक है? तो आपके पास आ गया 4 1। लेकिन ये देखें कि आपके पास R1 का ये आया है आंसर और R2 का ये, तो आप इसका रेशियो कैसे लिखेंगे? आप इसका इस तरह से लिखेंगे 1:4। क्लियर ये बात? तो उस हिसाब से इसका आंसर सी होगा, क्योंकि डी में भी 4:1 है, तो अक्सर बच्चे डी लगा के आ जाते हैं। बात आपको क्लियर हो गई? हाँ भी बच्चों, जल्दी से आंसर करें। बात क्लियर हुई आपको? पहला जो एमसीक्यू है वो अच्छे से समझ आया? ये थी। अच्छा, अब हमारे पास है कलेक्शन ऑफ गैस ओवर वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ। अगर आपने डाल्टन्स लॉ पढ़ा है, जो अभी न्यू जो आपका चैप्टर आया है, उसके अंदर ग्राम्स लॉ तो आपको पता है रेट ऑफ डिफ्यूजन के लिए यूज होता है, ठीक है? गेल-ल्यूसेक्स लॉ आपका चैप्टर 1 से रिलेटेड है। एवोगैड्रोस लॉ भी चैप्टर 1 से रिलेटेड है। डाल्टन्स लॉ जो है ये आपके पास गैस से रिलेटेड है, और कलेक्शन ऑफ गैस जो वाटर पर होती है ये आपके पास किसकी एग्जाम्पल है? डाल्टन्स लॉ की एग्जाम्पल है, ठीक है? अच्छा भाई, मोलर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज मैक्सिमम एट। मोलर वॉल्यूम ऑक्सीजन का मैक्सिमम किस पे होगा बेटा? याद रखना, इसका मैक्सिमम होगा रूम टेम्परेचर पर, ठीक है? और वो हमारे पास होता है 25 सेंटीग्रेड एंड 1 atm, ठीक है? रूम टेम्परेचर पर हमारे पास टेम्परेचर 25 सेंटीग्रेड होता है और प्रेशर 1 atm होता है, 1 एटमॉस्फेरिक, ठीक है? क्लियर? फातिमा, हंजला, अजीम, तीनों को क्लियर है? अच्छा, अगेन फोर्थ एमसीक्यूज देखिए। द डिफ्यूजन रेट ऑफ, जी थ्री वाला इजी होता है। द डिफ्यूजन रेट ऑफ C3H8, C3H8 आपके पास है प्रोपेन, ठीक है? और कार्बन डाइऑक्साइड, इन ये दोनों आपके पास सेम है, क्यों? इनके डिफ्यूजन रेट आपके पास सेम क्यों है? देखो, अगर आप लिखे R1 R2, ठीक है, और आप इन दोनों के जो मासेस है ना उनको लिखना शुरू करें, तो आपके पास इन दोनों के जो मॉलिक्यूलर मास आएंगे ना वो 44 आएंगे, ठीक है? यानी कि 1:1 का रेशियो आएगा। तो इनका क्या सेम है? इनका मोलर मास सेम है। क्लियर? मोलर मास सेम होने की वजह से इनका डिफ्यूजन रेट भी सेम होगा। वॉल्यूम ऑफ गैस वुड बी थियोरेटिकली जीरो एट। वॉल्यूम ऑफ गैस आपके पास थियोरेटिकली कब जीरो होता है? वॉल्यूम ऑफ गैस, हाँ भी बताओ कब जीरो होता है? ये तो आसान सा है।
एब्सोल्यूट जीरो पर, 0 केल्विन पर, ठीक है। रियल गैस रीचेस द आइडियल बिहेवियर। रियल गैस जो है वो कब आइडियल बिहेवियर को अचीव करती है, कब वो आइडियल बिहेवियर को रीच करती है, तो वो आपके पास हाई टेम्परेचर, जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो और बहुत कम प्रेशर हो, उस पे आपकी जो रियल गैस है वो आइडियल बिहेवियर तक पहुंच जाती है। इज दैट क्लियर? यहाँ तक कोई मसला, कोई कंफ्यूजन इन 6 एमसीक्यूज में तो पूछ सकते हैं। इससे आपको एक अंदाजा हो गया होगा कि रेट ऑफ डिफ्यूजन वाले जो है एमसीक्यूज वो ज्यादा पूछे जाते हैं। और आप अगर प्रीवियस वीडियोस पास्ट पेपर्स की जाकर यूट्यूब पर देखेंगे सर सुलेमान के क्या कहते हैं यूट्यूब चैनल पर, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ज्यादातर इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो उसमें भी आए हैं। हम 6 एमसीक्यूज सॉल्व कर चुके हैं। लुक एट 7। Which one of the following statement is incorrect about the gas molecule? आपसे पूछा गया है कि गैस मॉलिक्यूल के अबाउट कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। देखिए, जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके दरमियान लार्ज स्पेसेस तो होते हैं, और उनके और वो जो है वो काइनेटिक एनर्जी भी पजेस करते हैं उसके मॉलिक्यूल्स, क्योंकि उनकी कोलिजन, उनका टकराव बहुत ज्यादा हो रहा होता है। इनकी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड होती है, और इनकी कोलिजन भी परफेक्टली इलास्टिक होते हैं, बहुत ज्यादा इनकी कोलिजन हो रही होती है। अब जो चीज जो उसके अबाउट इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो ये है कि मोलर मास जो होता है वो कभी भी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। ऐसा नहीं होगा कि आपने टेम्परेचर को बढ़ाया तो जो गैस है उसका मॉलिक्यूलर मास जो है वो बढ़ गया, उसका वजन बढ़ गया। ऐसा कभी भी नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ये आगे अगर आपसे लिक्विड या सॉलिड में भी पूछ ली जाए तो भी गलत ही होगी, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास उस हिसाब से डी होगा। If the Kelvin temperature of ideal gas is increases to double, अगर आपके पास जो क्या कहते हैं आइडियल गैस का जो टेम्परेचर है वो बढ़कर हो जाए कितना, डबल हो जाए, और प्रेशर जो है वो कितना हो जाए, 1/2, यानी कि प्रेशर आपके पास कम हो जाए, तो आपसे वॉल्यूम पूछा जा रहा है। ठीक है, अब मैं व्हाइट बोर्ड आपके साथ शेयर कर रही हूँ, उसके ऊपर मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करवा रही हूँ, उसको गौर से समझिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा अभी बच्चों देखो, हमें क्या कहा गया था, हमें कहा गया था कि हमारे पास दो केसेस है, एक इनिशियल है, ठीक है, एक हमारे पास फाइनल है, ठीक है। हमारे पास जो इक्वेशन यूज होगी वो होगी पीवी इज इक्वल टू एनआरटी वाली आपके पास यूज होगी इक्वेशन, ठीक है। आपको जो है एन और आर गिवन नहीं है, ठीक है, वो जाहिर सी बात है उन्होंने आपको कह दिया है कि आपके पास जो है वो आइडियल गैस है, ठीक है। तो आप टेम्परेचर को इस तरफ ले आएंगे तो आपके पास हो जाएगा पीवी अपॉन टी इज इक्वल्स टू एन आर, ठीक है। अगर इनिशियल केस में बात करेंगे तो आपके पास हो जाएगा P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू एन आर, और अगर फाइनल में बात करेंगे तो आपके पास हो जाएगा P2 V2 अपॉन T2 इज इक्वल्स टू एन आर। इन दोनों के जो लेफ्ट साइड्स हैं, सॉरी राइट साइड्स हैं, वो सेम है, तो हम इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे। जब हम इनको कंपेयर करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2, ठीक है। हमें जो प्रेशर गिवन था, ठीक है, इनिशियल पे वो P1 ही गिवन था, वॉल्यूम V1 ही गिवन था, और टेम्परेचर T1 ही गिवन था। टेम्परेचर में यहाँ लिख देती हूँ कि मेरे पास स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा, T1 था, ठीक है। अच्छा, अब उन्होंने आपसे कहा कि आपके पास जो है अगर जो है जो टेम्परेचर है उसको इंक्रीज करके डबल कर दिया जाए इनिशियल का, यानी क्या आपके पास जो T2 है वो आपके पास डबल हो जाए किसका, इनिशियल का, यानी कि 2T1 हो जाए, ठीक है। और जो प्रेशर है वो आपके पास कितना हो जाए, प्रेशर जो है आपके पास वो आपके पास हाफ हो जाए इनिशियल का, ठीक है, इनिशियल का। तो आपके पास जो वॉल्यूम 2 है वो क्या होगा, और वॉल्यूम 1 जो है उन्होंने आपको बस एक बताया हुआ है कि वॉल्यूम वगैरह है, ठीक है। अच्छा, अब जब हम इसको इक्वेशन में सारी वैल्यूज है, अब हम इनको पुट करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं ये करूंगी कि मैं V1 को और V2 को एक साइड पे ले आऊंगी इस तरह से,
V1 V2 is equals to P2 P1 multiply by T1 T2। ये सारा काम तो आपको आता है ना। आप V2 को इस साइड लेके जाएंगे, जब आप P1 को इस तरफ लेके आएंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां डिवाइड हो जाएगा। T1 जो है वो यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमने एक एक्सप्रेशन जो है वो ड्राइव कर लिया। अब हम इसको फर्दर आगे सॉल्व करते हैं। मैं ये डेटा इरेज कर रही हूँ। यहाँ तक किसी को कोई मसला, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें जल्दी से। ओके, अच्छा भाई। अब हम वैल्यूज को पुट करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप देखें, आपके पास जो है वो V1 V2 एज इट इज ही रहेगा। ठीक है, आपके पास यहाँ क्या है, आपके पास अबव जो है वो है P2। ठीक है, P2 है, हम P2 की वैल्यू को लगाएंगे। P2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, P2 की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, हमारे पास हाफ थी, हाफ ऑफ इनिशियल प्रेशर थी। तो आप लिखेंगे P1 डिवाइडेड बाय 2, यही थी ना आपके पास वैल्यूज। ठीक है, फिर आप जो है अब P1 आपके पास यही था। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय T1 भी आपके पास यही था। T2 आपके पास क्या था, T2 आपके पास इनिशियल वॉल्यूम का डबल था, ऐसे ही था। अब हमारे पास क्या होगा, अब हमारे पास ये होगा कि T1 से T1 कैंसिल, P1 से P1 कैंसिल। ठीक है, कैंसिल होने के बाद ये 2 नीचे आ जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी आपके पास ऐसी फॉर्म में। ठीक है, ये आपके पास इस तरह की फॉर्म में। जब ये नीचे आएगा तो ये आपके पास हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। ठीक है, जो आपके पास इक्वल हो जाएगा 1/4 के। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। हमारा आंसर हमें मिल गया। कैसे मिला ये देखो, हमारे पास आएगा 1/4, यानी कि अब मैं इस साइड को इरेज कर रही हूँ। यहाँ तक कोई मसला है किसी को इसके सोल्यूशन में? देखिए, हमारे पास आया है V1 V2 इज इक्वल्स टू 1/4। ठीक है, V2 को उस तरफ ले जाए और 4 को इस तरफ ले आए तो ये आपके पास हो जाएगा 4V1 इज इक्वल्स टू V2। यानी कि आपको पता चल गया कि वॉल्यूम जो है वो इनिशियल वॉल्यूम के 4 टाइम्स इंक्रीज होगा। इज दैट क्लियर? मैं अभी स्क्रीन शेयर करूंगी, उस हिसाब से हमारा आंसर जो है वो D बन रहा है। यहाँ तक कोई मसला, कोई कंफ्यूजन तो मुझसे पूछे, फिर मैं व्हाइट बोर्ड जो है वो ऑफ कर दूं। तो फिर अब आप देख सकते हैं कि अभी जो हमने सोल्यूशन किया सारा का सारा, तो उस हिसाब से हमारा आंसर क्या आएगा, 4 टाइम्स। अब आपसे कहा गया है मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस इज 22.4 dm³। आपको पता है 22.4 dm³ कब होता है, जब आपके पास जो है STP हो, यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर हो, तब आपके पास 22.4 dm³ होता है। अब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में आपके पास टेम्परेचर होता है 273 केल्विन और प्रेशर आपके पास होता है 1 atm। ठीक है, अगर आप इसके अंदर बी और डी ऑप्शन देखें तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसके अंदर 0.5 atm है, और 0 केल्विन भी नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने आपको बताया 273 केल्विन होता है। बेटा, अगर 0 सेंटीग्रेड को आपको केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो आप क्या करेंगे, इसके अंदर 273 को ऐड करेंगे, तो आपके पास आंसर ए हो जाएगा। क्लियर? ये बात सबको क्लियर है? अच्छा भाई, उसके बाद हमारे पास है अगला 10। अंडर द सिमिलर कंडीशन CH4 gas, methane gas diffuses dash time faster than sulfur dioxide gas। इसको देखो, इसको उसी तरह से हम सॉल्व करेंगे। अभी आप लोग मुझे बताते जाएंगे और मैं इसको सॉल्व करती जाऊंगी। मुझे बताइए, आपके पास मीथेन का मॉलिक्यूलर मास जो है वो क्या होता है, और सल्फर डाइऑक्साइड का भी मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, जल्दी से बताएं। इसका 16 होता है हमारे पास। सल्फर डाइऑक्साइड का क्या होता है, 44 होता है ना। हाँ मेरे स्टूडेंट्स, सल्फर डाइऑक्साइड का 44 होता है। ठीक है, हमारे पास क्या होता है, 44 होता है। आपने 44 लिखा, नीचे 16 लिखा। ठीक है, उसके बाद आपने जो है इसको डिवाइड करना है, 2 8 जा 16।
आपके पास आ गया 22 डिवाइडेड बाई 8, अगेन 2 4 ज़ा 8, तो ये आपके पास आ गया 11/4, ठीक है। अब हमें जो है वो बताना है CH4 का। हमारे पास जो नीचे वॉल्यूम किसका था, CH4 का, यानी कि CH4 आपके पास यहाँ पर अबव थी, R1 आपके पास अबव था, और नीचे आपके पास क्या था, नीचे आपके पास मौजूद था क्या कहते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड। अगर आप सल्फर डाइऑक्साइड का निकालेंगे ना कि सल्फर डाइऑक्साइड कितने टाइम डिफ्यूज फास्ट होती है, तो वो आपको √11 का निकालना होगा। लेकिन अभी जो है आपने मीथेन का बताना है, आपसे मीथेन का पूछा गया है, तो मीथेन का रिलेशन आपके पास आएगा √4 के साथ, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास इसका आंसर बन जाता है 2। क्लियर? यानी कि हमारे पास सिमिलर कंडीशंस हो तो मीथेन जो है वो ज्यादा जल्दी जो है वो डिफ्यूज करेगी, 2 टाइम्स जो है वो फास्टर डिफ्यूज करेगी सल्फर डाइऑक्साइड से। ये बात क्लियर है? क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड से हमारा लेना देना ही नहीं, तो हमें उसका रेशियो निकालने की भी नीड नहीं है, ठीक है। इस चैप्टर में कोई मसला, कोई कंफ्यूजन तो मुझसे पूछ लें। किसी भी बच्चे को मसला नहीं है? अब आप लोग जो है वो इस चैप्टर को जाकर रीड करिएगा, ठीक है, स्कैनर से। इस चैप्टर में आप लोग गैस को रीड करिएगा, उसकी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी रीड करिएगा, मीन फ्री पाथ आपके पास क्या होता है, गैस का प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, उनके ग्राफ्स को अच्छे से देखिएगा, ठीक है। एब्सोल्यूट जीरो को देखिएगा, एब्सोल्यूट जीरो के ग्राफ को देखिएगा, ठीक है। एवोगैड्रोस लॉ देखिएगा, मोलर वॉल्यूम, आइडियल गैस, रियल गैस, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, और जो अब आपके पास क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर, जैसा अगर आपको बताओ कि क्रिटिकल टेम्परेचर जो होता है वो हमारे पास हाईएस्ट टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर गैस जो है वो कैसे एग्जिस्ट करती है, लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। इसी तरह से क्रिटिकल प्रेशर जो होता है वो हमारे पास किस लिए रिक्वायर्ड होता है, वो हमारे पास क्रिटिकल टेम्परेचर में रिक्वायर्ड होता है ताकि गैस को लिक्विड में कन्वर्ट किया जाए हाई प्रेशर लगाकर, ठीक है। फिर लिक्विड एयर को डील करिएगा, प्लाज्मा स्टडी करिएगा, ठीक है। ये सारे आपके बुक के समरी है, मैं एक दफा लास्ट में इंशाल्लाह इसके ओवरव्यूज भी आप लोग को दे दूंगी, ठीक है बच्चों। बाकी क्रिटिकल टेम्परेचर प्रेशर आप लोगों के लिए नहीं होगा, तो इसलिए मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया। अह, अब जो है अब हम सॉलिड चैप्टर को डील कर रहे हैं, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक क्रिस्टल इज फॉर्म। देखो, जब भी हमारे पास आयनिक क्रिस्टल यानी कि क्रिस्टल जब भी आपके पास बनता है, उस टाइम जो अमाउंट या क्वांटिटी ऑफ एनर्जी आपके पास रिलीज हो, उसको लेटिस एनर्जी कहते हैं, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी आपको पता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए रिक्वायर्ड होती है। पोटेंशियल एनर्जी आपने पढ़ा हुआ है कि स्टोर्ड एनर्जी होती है। बॉन्ड बॉन्ड एनर्जी जो है वो हाइड्रोजन, फ्लोरीन या मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के दरमियान मिलती है, ठीक है। अच्छा भाई, ग्रेफाइट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन वन डायरेक्शन ओनली। यहाँ से आपका एक एमसीक्यूज निकल गया, वो ये कि अब आप हमेशा याद रखिएगा कि ग्रेफाइट जो है वो सिर्फ एक डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। आपसे पूछा जा सकता है ना कि भाई ग्रेफाइट जो है वो कितनी डायरेक्शंस के अंदर करंट को जो है कंडक्ट कर सकता है, ठीक है। अच्छा, क्यों ऐसा क्यों है कि हमारे पास जो है ग्रेफाइट सिर्फ एक डायरेक्शन के अंदर जो है करंट को कंडक्ट कर सकता है, और इसको भी हम इस बिहेवियर को क्या कहते हैं, इस बिहेवियर को हम कहते हैं एन आइसोट्रॉपिक, ठीक है। एन आइसोट्रॉपिक कहते हैं। ग्रेफाइट जो है अगर आप कंडक्शन की रिस्पेक्ट से देखें, करंट की कंडक्शन के हिसाब से देखें, तो आपके पास जो ग्रेफाइट है वो एन आइसोट्रॉपिक तौर पर बिहेव करता है और सिर्फ एक डायरेक्शन के अंदर करंट को जो है वो कंडक्ट करता है, क्योंकि इसके पास क्या होता है, इसके जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उन्होंने अपने आप को डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर अरेंज किया हुआ होता है। इनके पास क्या होता है, इनके पास प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनके पास जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्होंने अपने आप को डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर डिफरेंट अरेंजमेंट से रखा हुआ होता है, जिसकी वजह से ग्रेफाइट जो है वो एक डायरेक्शन के अंदर ही करंट को कंडक्ट करता है, ठीक है। क्लियर?
अच्छा, उसके बाद है NaCl एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड आर आइसोमॉर्फिक सॉलिड्स, यानी कि ये दोनों जो है आइसोमॉर्फ है, यानी इनके जो शेप है वो सेम है। ऐसा क्यों है, इनके शेप जो है वो सेम क्यों है? क्योंकि इनके जो ज्योमेट्रिकल शेप्स है वो सेम है। ज्योमेट्रिकल शेप सेम है, इसी वजह से आइसोमॉर्फ सॉलिड्स कहलाते हैं। जिनके ज्योमेट्रिकल शेप से सेम हो वो हमारे पास आइसोमॉर्फ सॉलिड्स होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का इस पे कोई जो है इफेक्ट नहीं होता। यहाँ तक कोई मसला है तो मुझसे पूछो, और अगर नहीं है तो मुझे बताते जाएं साथ साथ। अच्छा भाई, द टेम्परेचर एट विच टू एलोट्रॉपिक फॉर्म्स। देखो एलोट्रॉप हमारे पास क्या होता है, एलोट्रॉप हमारे पास बहरूपिया होता है। जैसा आप ये समझ लें कि अगर आपके पास कार्बन है तो आपके पास कार्बन के कितने सारे एलोट्रॉप्स होते हैं। आपके पास ग्रेफाइट होता है, आपके पास डायमंड होता है, ये सारे कार्बन के बहरूपी होते हैं। ये कार्बन नहीं है, लेकिन कार्बन यानी बने हुए तो कार्बन से ही है ना, कार्बन की अरेंजमेंट डिफरेंट है हर चीज के अंदर, ग्रेफाइट में अलग है। तो ऐसे एलोट्रॉपिक फॉर्म्स जो इक्विलिब्रियम स्टेट में एक साथ एग्जिस्ट करें, को एग्जिस्ट करें, ठीक है, तो वो हमारे पास कौन से टेम्परेचर पे हो रहा होता है? क्या मेल्टिंग टेम्परेचर पे हो रहा होता है? नहीं। क्या फ्यूजन टेम्परेचर पे हो रहा होता है? नहीं। क्रिटिकल टेम्परेचर तो अभी मैंने आप लोगों को बताएगा, ये तो हमारे पास जो है स्टेट को चेंज करने के लिए यूज होता है। तो ये हमारे पास कब हो रहा होता है? ये हमारे पास हो रहा होता है ट्रांजिशन, जो है ट्रांजिशन टेम्परेचर के अंदर हमारे पास कन्वर्जन हो रही होती है। सॉरी, ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है जिसके अंदर हमारे पास दो एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं वो कोएग्जिस्ट करते हैं इक्विलिब्रियम के अंदर, ठीक है। इसके अंदर क्रिस्टल स्टेट से अनदर स्टेट में होते हैं, ठीक है, दूसरी स्टेट में क्रिस्टल की ही, ठीक है, और इक्विलिब्रियम में होते हैं। क्लियर है बात? ये बात सबको क्लियर है? उसके बाद डायमंड, डायमंड हमारे पास किसके एग्जाम्पल होते हैं? डायमंड हमारे पास जो है वो एग्जाम्पल होता है कोवेलेंट सॉलिड्स का, ठीक है। डायमंड जो है वो हमारे पास किसकी एग्जाम्पल होती है? कोवेलेंट सॉलिड्स की। अब आप जब बुक को रीड करेंगे तो आप देखिएगा आपके पास आयनिक सॉलिड की क्या एग्जाम्पल्स है, मेटेलिक सॉलिड्स की क्या एग्जाम्पल है, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की क्या एग्जाम्पल है। इन एमसीक्यूज से आप लोगों को ये अंदाजा होना चाहिए कि आप लोगों को क्या क्या चीजें डील करनी है। आपको पता होना चाहिए कि किस चीज का बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट कैसे बढ़ता है, कम होता है, उसका क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। अच्छा, आइस जो है वो आपके पास मॉलिक्यूलर सॉलिड है, बिल्कुल वो सॉलिड फॉर्म में होती है। इसकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं अट्रैक्शन की इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान, वो कौन सी होती है, किस टाइप की बॉन्डिंग होती है? बेटा याद रखना, आइस वाटर से ही है, ठीक है। वाटर ही अपने आप को सॉलिड में कन्वर्ट कर लेता है, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड स्टेट से। तो हमारे पास वाटर में कौन सी बॉन्डिंग मौजूद होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आइस में कौन सी बॉन्डिंग मौजूद होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। हाँ भाई, क्लियर है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक बात याद रखना, अभी आगे से रिलेटेड भी एमसीक्यूज आएगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारे पास तीन एलिमेंट्स के साथ जब हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है तो उनमें मौजूद होती है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। जैसे कि HF, H2O, ठीक है, इसी तरह से NH3। इन सब के अंदर आपके पास क्या मौजूद होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होगी। और कुछ ऐसे होते हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स तो बना रहे होते हैं लेकिन उनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं मौजूद होती। अभी आगे आएगा ना तो फिर उसको डील करेंगे। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास, अच्छा ये जो है ना, ये मैं आपके साथ अभी एक चार्ट शेयर कर रही हूँ। उस चार्ट को आप लोग अपने पास स्क्रीनशॉट ले लेगा। 7 MCQs में वो ये आपको सारे सारे सिस्टम से आपको जो है वो एक्सेस वगैरह याद होनी चाहिए। मैं भी आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। अच्छा भाई, क्रिस्टल सिस्टम्स के हिसाब से हमारे पास जो क्रिस्टल सिस्टम होते हैं वो 7 किस्म के होते हैं, और 7 के 7 किस पे डिपेंड कर रहे होते हैं? हमारे पास एक्सिस पे डिपेंड कर रहे होते हैं, ABC का और उनके एंगल्स पर। अगर आपके पास क्यूबिक है, ठीक है, तो उसके अंदर आपके पास क्या होता है? जो आपके पास एक्सिस होते हैं, ए जो है वो बी के इक्वल होता है और बी जो है वो सी के इक्वल होता है, यानी कि सारे एक्सिस आपके पास इक्वल होते हैं, जिसकी वजह से आपके पास जो है वो एंगल भी सबके इक्वल आते हैं। क्यूबिक, आपको आपको पता है क्यूब आपके पास किस तरह की फॉर्म होती है? स्क्वायर। ये थोड़ी सी रेक्टेंगुलर बन गई, जिसके अंदर स्क्वायर हो, बिल्कुल हर चीज जो है वो परफेक्ट हो, ठीक है। तो उसके अंदर आपके पास किसका एंगल बनता है? 90 डिग्री का, ठीक है। टेट्रागोनल, टेट्रागोनल में क्या होता है? आपके पास ए जो है वो बी के इक्वल होता है, लेकिन जो बी जो होता है ना वो सी के इक्वल नहीं होता, लेकिन फिर भी इसके अंदर जो एंगल्स होते हैं ना वो सारे एक दूसरे के इक्वल होते हैं। और आपके पास जो है वो अगेन किसका एंगल बनता है? 90 का।
और थ्रोम्बिक में आपके पास क्या होता है, ए जो है ना तो ए ना आपके पास बी के इक्वल होता है ना बी सी के इक्वल होता है, ठीक है, कोई भी किसी के इक्वल नहीं होता है, लेकिन आपके पास जो है वो एंगल जो है वो 90 डिग्री का बनना होता है। क्लियर? हाँ भाई, ये बात क्लियर है। और थ्रोम्बिक जो होता है ना वो आपके पास कुछ रेक्टेंगुलर टाइप होता है। अच्छा भाई, उसके बाद है रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल ना आपके पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। इस तरह से थोड़ा सा टेढ़ा सा समझना, स्क्वायर को थोड़ा सा उसकी सिमेट्री को आउट कर दें। इसके शेप्स जो है वो नेट पे एक दफा देख भी लिएगा, ठीक है। इस तरह का आपके पास होता है। अब आपके पास ये जो रोम्बोहेड्रल होता है इसका ना आपके पास साइड्स तो सारी इक्वल होती हैं, लेकिन एंगल सिर्फ आपके पास जो है वो इक्वल नहीं हो रहा होता है। 90 में जो गैमा वाला एंगल होता है वो आपके पास 90 के इक्वल नहीं आ रहा होता है। क्लियर है बात? हाँ भाई, ये बात सबको क्लियर है? अच्छा, उसके बाद हेक्सागोनल। हेक्सागोनल के अंदर हमारे पास ए जो है वो बी के इक्वल होता है, लेकिन बी सी के इक्वल नहीं होता है। इसके अंदर हमारे पास ए और बी का एंगल जो है वो 90 डिग्री होता है, लेकिन जो गैमा होता है उसका एंगल जो होता है वो 120 डिग्री के इक्वल होता है, यानी कि एक एंगल जो है वो डिफरेंट होता है। इसी तरह से मोनोक्लिनिक में देखें, कोई साइड किसी के इक्वल नहीं है, लेकिन अल्फा और जो गैमा है वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, और बीटा जो है वो 90 के इक्वल नहीं होता है। 90 के इक्वल नहीं है इसका मतलब किसी भी मतलब 100 डिग्री हो सकता है, इस तरह से कुछ भी उसका आ सकता है, ठीक है। हमारे पास जो एमसीक्यूज था ना उसमें हमसे पूछा गया था कि अगर आपके पास जो 3 एक्सिस हो, एक्सिस मैंने आपको बताया एक्सिस आपके पास क्या होते हैं, ए बी सी। आपसे पूछा गया था कि इफ ऑल 3 एक्सिस इन ए यूनिट सेल्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ, यानी कि सबकी लेंथ डिफरेंट हो, यानी कि सारे के सारे एक दूसरे के इक्वल ना हो, वो केस कौन सा है आपके पास, जरा मुझे बताइए। ये जो अगर हम इसके अंदर देखें तो हमारे पास ऐसे कौन से केसेस है जिसके अंदर कोई भी एक्सिस किसी के इक्वल नहीं है, तो वो हमारे पास एक क्या कहते हैं, ऑर्थोम्बिक का केस है, ठीक है, ट्राइक्लिनिक का केस है, ठीक है, मोनोक्लिनिक का केस है, सही है। इन सब केस के अंदर हमारे पास जो है वो सारी साइड्स एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो उधर आपसे यही पूछा गया था कि अगर यूनिट सेल हो और आपके पास सारे एक्सिस जो है वो डिफरेंट लेंथ के हों, लेकिन इनके एंगल जो है वो 90 डिग्री बन रहे हो। अब आप देखिए 90 डिग्री एंगल किसके अंदर बन रहा है आपके पास 90 डिग्री एंगल जो है वो ऑर्थोम्बिक के केस में बन रहा है, क्योंकि इसमें देखें मोनोक्लिनिक में आपके पास क्या है, सिर्फ अल्फा और गामा जो है वो 90 के इक्वल है, बाकी नहीं है, तो ये तो नहीं हो सकता। उन्होंने कहा सारे ही फिर लेकिन एंगल जो है वो 90 डिग्री के बना रहे हो। ट्राई क्लिनिक में देखें 90 डिग्री के इक्वल नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो उस एमसीक्यूज का आंसर हमारे पास ऑर्थोम्बिक है, ठीक है। समझ आ गया कि किस तरह से क्वेश्चन को पढ़ के डील करना है। अब मैं अगली स्क्रीन जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर। अच्छा, क्लास एंड होना तो आप लोग दोबारा से ज्वाइन कर लिया, क्योंकि एक और चैप्टर आज एंड करवाऊंगी मैं, ठीक है। ये सारा चैप्टर एंड करवा दूंगी इंशाल्लाह, फिर कल हम लोग पूरी फर्स्ट ईयर की फिजिक्स निपटा चुके होंगे, सॉरी केमिस्ट्री। अच्छा देखिए, इसका आंसर मैंने आपको बता दिया, ऑर्थोम्बिक सिस्टम होगा। NaCl के अंदर एक Na पॉजिटिव आयन जो है वो साउंड होता है कितने क्लोरीन आयन से? हाँ भाई बच्चों, बताओ। हमारे पास जो है 6 क्लोरीन आयन से, ठीक है, इसका आंसर 6 है। अभी आपके पास थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। अच्छा भाई, हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड की एग्जांपल क्या होती है? आपको पता है रबर जो है वो भी क्रिस्टल की फॉर्म में नहीं मिलता है, ग्लास भी नहीं मिलता है, प्लास्टिक भी नहीं मिलता है, हमें क्रिस्टल की फॉर्म में क्या मिलता है? क्रिस्टलाइन मिलता है। जब आप कोई एमसीक्यू सॉल्व करें ना, सबसे पहले से उसके अंदर से वो ऑप्शन तो बिल्कुल कट कर दिएगा जो हो ही नहीं सकते। जैसे कि आप रबर को कट कर दे, आपने रबर को अपनी नेक्ड आई से देखा कि ऐसा हो ही नहीं सकता। प्लास्टिक को कट कर दे, नहीं हो सकता। आपके पास दो ऑप्शन बच गए, ग्लास और एलम। बहुत सोचा, आपको अंदाजा हो जाएगा कि एलम सही आंसर है। आप अपने पास 50-50 की सिचुएशन क्रिएट करें, ठीक है। ये ना 25-75 की जो है वो सिचुएशन क्रिएट करें अपने लिए। अच्छा भाई, ईच यूनिट सेट
सेल ऑफ सोडियम क्लोराइड कंसिस्ट ऑफ, हमारे पास हर सोडियम क्लोराइड जो है वो कंसिस्ट होता है 4 क्या कहते हैं Na पर, और 2 जो है 6 जो है वो क्लोराइड आइंस पर, ठीक है? क्लियर? इस चैप्टर में कोई मसला, कोई कंफ्यूजन तो पूछ